नमस्कार, विज्ञान दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। साल 1687 में न्यूटन ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका में एक थ्योरी प्रपोज की, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्पेस और टाइम दोनों एब्सोल्यूट होते हैं और दुनिया में टाइम सबके लिए एक समान होता है, यानी दुनिया की सभी घड़ियां एक ही समय पर चलती हैं। लेकिन 20वीं सदी में आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने न्यूटन की इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया, जिसमें आइंस्टीन ने बताया कि स्पेस और टाइम सापेक्ष रिलेटिव होते हैं और वे देखने वाले ऑब्जर्वर के मोशन के अनुसार बदल सकते हैं। इसी तरह 1600 ईस्वी में फ्लॉगिस्टन थ्योरी काफी प्रसिद्ध थी, जिसका कहना था कि जब भी कोई चीज जलाई जाती है तो उससे फ्लॉगिस्टन नाम का एक पदार्थ निकलता है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों को पता चला कि कंबस्टन तो ऑक्सीजन के जरिए होता है, तो इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया और उसकी जगह ऑक्सीजन थ्योरी ऑफ कंबस्टन को सही मान लिया गया। हैकेल्स की एम्ब्रियोलॉजी हो चाहे वाइटल फोर्स थ्योरी हो, ऐसी कुछ नहीं बल्कि तमाम थ्योरीज रही हैं जिन्हें साइंस ने कभी स्वीकार किया था, लेकिन आज वो उन्हें अस्वीकार करती है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि आज जिन थ्योरीज को साइंस स्वीकार करती है, कल को वो उन्हें अस्वीकार नहीं करेंगी, कल को वो गलत साबित नहीं होंगी? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम साइंस को लेके एंटी रियलिस्ट हैं, ना कि मैथ्स को। तो बेसिकली ये साइंस की एक लिमिटेशन है और उसी ने एंटी रियलिज्म की फिलॉसफी को जन्म दिया है, जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। और एंटी रियलिज्म क्या है, हमारे उपनिषदों में एंटी रियलिज्म के विषय में क्या कहा गया है, रियलिज्म और एंटी रियलिज्म में क्या अंतर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम साइंस डिनायर और एंटी रियलिस्ट में एक बेसिक सा अंतर समझ लेते हैं। जहाँ एक और साइंस डिनायर साइंस के तथ्यों को सिरे से नकार देते हैं, तो दूसरी ओर एंटी रियलिस्ट साइंस के अनऑब्जर्वेबल चीजों पे प्रश्न उठाते हैं। आइए इन चीजों को विस्तार से समझते हैं। साइंटिफिक रियलिज्म और एंटी रियलिज्म। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि साइंटिफिक रियलिज्म और एंटी रियलिज्म आखिर हैं क्या। ये दोनों मूल रूप से साइंस की दो फिलॉसफीज हैं, जिनका दृष्टिकोण भिन्न है। यहाँ एक तरफ रियलिस्ट मानते हैं कि जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज हैं वो वास्तविकता बताती हैं। अगर कोई चीज ऐसी है जिसे हम देख नहीं सकते, मींस जो अनऑब्जर्वेबल है, लेकिन साइंस के पास उसके अस्तित्व के कुछ प्रमाण हैं, तो वो भी वास्तव में अस्तित्व रखती है। जबकि एंटी रियलिस्ट मानते हैं कि साइंटिफिक थ्योरीज अनऑब्जर्वेबल चीजों के बारे में केवल अनुमान लगा सकती हैं, उन्हें समझा सकती हैं, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप और अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर सकती। अब जो चीजें हम आंखों से देखते हैं या महसूस कर सकते हैं, उनके विषय में तो रियलिस्ट और एंटी रियलिस्ट दोनों ही एक मत रखते हैं कि वो अस्तित्व रखती हैं, लेकिन अनऑब्जर्वेबल की बात आने पर दोनों में मतभेद हो जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि एयर भी तो अनऑब्जर्वेबल है, उनको हम आंखों से नहीं देख सकते, तो क्या एंटी रियलिस्ट उसको भी नहीं मानते? तो इसका जवाब ये है कि एयर को भले ही हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसको हम बिना किसी स्पेशल मशीन्स के ही महसूस कर सकते हैं। जब हवा चलती है तो हल्की चीजें उड़ने लग जाती हैं, जो हम अपनी इन आंखों से देख सकते हैं। तो एंटी रियलिस्ट हर ऑब्जर्वेबल चीज को बिना सोचे समझे नकारते नहीं हैं। उनका दृष्टिकोण ये है कि अगर कोई चीज मेजरेबल है या जिसके प्रभाव हम सीधे देख सकते हैं, तो उसको वास्तविक ही माना जाएगा। एयर प्रेशर को हम बैरोमीटर में माप सकते हैं और एयर के प्रभाव भी हमें अपनी आंखों से सीधे दिखाई देते हैं। एयर की जो थ्योरी है वो सिद्ध है, क्योंकि हम उसी से सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं। कल को कोई आकर ये नहीं कह सकता कि एयर होता ही नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के मामले में या एटम के मामले में ऐसा नहीं है। इनके अराउंड जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज हैं, कल को वो बदल भी सकते हैं। जहाँ रियलिस्ट कहते हैं कि अगर किसी अनऑब्जर्वेबल चीज से जुड़ी थ्योरी काम कर रही है, यानी वो चीज रियल है। लेकिन एंटी रियलिस्ट कहते हैं कि सिर्फ क्योंकि थ्योरी काम करती है, इसका मतलब ये नहीं कि थ्योरी से उन अनऑब्जर्वेबल चीज का अस्तित्व सिद्ध होता है। इसे मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं सकते। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो भी इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करता, बल्कि कुछ एनर्जी पैटर्न को डिटेक्ट करता है, जिसको इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया जाता है। ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसने आज तक इलेक्ट्रॉन को देखा हो। लेकिन फिर भी रियलिस्ट इलेक्ट्रॉन को रियल मानते हैं। उनका कहना है कि भले ही हम इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते, लेकिन उसके असर इफेक्ट को तो देख सकते हैं। कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज हैं जो इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व को सत्य बताती हैं, जैसे कि जे थॉमस का
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने 1897 में किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब लिया जिसके अंदर 2 मेटल प्लेट्स लगाई, एक कैथोड जो नेगेटिव चार्ज था और एक एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज था। फिर प्लेट्स के चारों ओर हाई वोल्टेज पास किया जिससे वैक्यूम में एक बीम कैथोड रे दिखाई दी जो कैथोड से निकलकर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हुई एनोड की तरफ जा रही थी, जिसका मतलब थॉमसन जी ने निकाला कि बीम में कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे और उन्होंने उन्हीं को इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। अब इसी एक्सपेरिमेंट को कोट करते हुए रियलिस्ट ये कहेंगे कि देखो कैथोड रेज ने इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व को सिद्ध कर दिया। अब इसमें एंटी रियलिस्ट का ये व्यू पॉइंट है कि हमने कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन जैसा तो कुछ देखा ही नहीं। जे थॉमस को वैक्यूम के अंदर एक फ्लूरोसेंट ग्लो दिखाई दिया जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था। फ्लूरोसेंट मूल रूप से एक प्रक्रिया होती है जब कुछ पदार्थ ऐसी लाइट को एमिट करते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में दिखाई नहीं देती। तो जे थॉमसन ने जो देखा वो फ्लूरोसेंट ग्लो था और ग्लो के दिखने का मतलब ये था कि वैक्यूम में कुछ तो हो रहा था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ही था। ये कब और कैसे प्रूव हुआ? अब बात यह है कि आज ये थ्योरी काम कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक करंट की प्रकृति समझने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन की थ्योरी को फाउंडेशन की तरह यूज किया जाता है। लेकिन क्या इससे इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है? नहीं। हाँ, इस थ्योरी से हम सर्किट्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं और यही इस थ्योरी का काम है। साइंटिफिक थ्योरीज की मदद से हम अनऑब्जर्वेबल चीजों के चारों ओर अनुमान लगा सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और उनका यूज करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रॉन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को समझा गया और आज इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो एंटी रियलिस्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक आइडिया है जो काम करता है और जब तक ये काम करता है तब तक चलता है। तो एंटी रियलिस्ट के अनुसार अगर कोई थ्योरी काम में आ रही है तो वो उपयोगी है, तो इतना ही काफी है। साइंटिफिक थ्योरीज हमें अल्टीमेट रियलिटी या परम सत्य तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इलेक्ट्रॉन वाली बात अगर कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही है तो एक और सरल उदाहरण ले लेते हैं। आपने कभी ना कभी गूगल मैप तो यूज किया ही होगा। यह एक उपयोगी टूल है जिसकी मदद से आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। लेकिन क्या उसमें जो दिखाई पड़ता है वो सब वास्तविकता को दर्शाता है? नहीं। कभी कभी गूगल मैप्स जहां पर रोड शो करता है वहां पर रोड होता है कि नहीं। कभी कभी ये जो फास्टेस्ट रास्ता दिखाता है वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है जो हमारे लिए स्लोएस्ट रास्ता बन जाता है। कहाँ कितना ट्रैफिक है गूगल ये शो करता है, लेकिन ये भी वो अवेलेबल डेटा के आधार पर शो करता है और डेटा हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होता। हाल ही में एक खबर आई थी कि गाड़ी में कुछ लोग ब्रिज को पार कर रहे थे। गूगल मैप्स ने दिखाया कि ब्रिज को पार करके वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ब्रिज बीच में टूटा हुआ था जिस पर उनका ध्यान नहीं गया और गाड़ी नीचे गिर गई और वो लोग मर गए। अब एक बार के लिए गूगल मैप्स को साइंटिफिक थ्योरीज मान लें। जिस तरह गूगल मैप हमें रास्ता नेविगेट करने में मदद करता है, लेकिन वो वर्ल्ड का हमें जो व्यू दे रहा है वो 100% सही नहीं होता। उसी तरह साइंटिफिक थ्योरीज हमें एक्सपेरिमेंट्स करने में, इन्वेंशंस करने में मदद करती है, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता कि थ्योरी या उस थ्योरी की जो एंटिटी है वो सच में एग्जिस्ट करती है। If theories are not fully correct, then how does they work? अब यहाँ पर ये बहुत ही रोचक सवाल आता है कि अगर थ्योरीज पूरी तरह सही नहीं होती जैसा कि एंटी रियलिस्ट कहते हैं तो फिर वो काम कैसे करती? तो इसे समझने के लिए हम न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी का उदाहरण लेते हैं। 1687 में न्यूटन ने अपनी एक किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, जिसमें उन्होंने F is equal to G multiplied by m1 m2 divided by r square ये फॉर्मूला दिया था। इस थ्योरी में न्यूटन ने ग्रेविटी को एक फोर्स बताया था जिसकी वजह से दुनिया के सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को खींचते यानी पुल करते हैं, जैसे कि पृथ्वी चंद्रमा को और सूर्य पृथ्वी को खींच रहा है। सालों तक इनकी थ्योरी को लोग सही मानते रहे और इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स के डिजाइन में, ब्रिजेस, एलिवेटर्स बनाने में न्यूटन के इसी फॉर्मूला का यूज किया गया था। लेकिन फिर 1915 में आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया के सामने रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्रेविटी तो कोई फोर्स है ही नहीं, ये तो बस स्पेस टाइम का कर्वेचर है। मास वाले ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को बेंड करते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट्स इस बेंड को फॉलो करते हैं। तो न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी पूरी तरह सही नहीं थी, जो ग्रेविटी के ट्रूथ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसको कई रियल लाइफ सिनेरियोज में यूज किया गया और आज भी यूज किया जाता है।
आज भी रॉकेट्स की ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए, सैटेलाइट्स की ऑर्बिट को कैलकुलेट करने के लिए, स्काई स्क्रैपर्स, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, यहाँ तक कि मिसाइल्स और बुलेट्स तक को बनाने में न्यूटन का ये फॉर्मूला यूज होता है। तो किसी भी थ्योरी को यूज करने के लिए उसका 100% ट्रू होना कोई जरूरी नहीं। जो चीज काम कर रही है वो तो काम करेगी, परंतु आप उसके पीछे के साइंस को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं ये मायने रखता है। ग्रेविटी एक्सिस्ट करती हो या ना करती हो, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है उसकी मदद से हम रॉकेट्स, ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो बस इतना ही काफी है। लेकिन रियलिस्ट क्या कहेंगे कि नहीं, आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रूव किया है, आपको ग्रेविटी को तो मानना ही पड़ेगा, वो रियल है, ये थ्योरी रियल है। लेकिन यही बात वो पहले न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के लिए भी कहते थे, लेकिन उसका क्या हुआ, वो तो गलत साबित हुई ना। तो आज की सभी थ्योरीज पर आप आंख बंद करके भरोसा कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ कोई एंटी रियलिज्म का मतलब एंटी साइंस मत समझ लेना, क्योंकि एंटी रियलिस्ट तो साइंस और साइंटिफिक थ्योरीज को मानते ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंटी रियलिस्ट साइंस में यकीन रखते हैं और वो साइंटिफिक थ्योरीज को भी उपयोगी मानते हैं, लेकिन वो आंख बंद करके साइंस के चाटुकारों की हर बात पर भरोसा नहीं करते। वो मानते हैं कि साइंस के जरिए हम वर्ल्ड के बारे में सीमित नॉलेज ही एकत्र कर सकते हैं, अल्टीमेट नॉलेज को नहीं जान सकते, जैसे कि क्या सत्य है और क्या असत्य। इसीलिए एंटी रियलिस्ट इंस्ट्रूमेंटलिज्म का समर्थन करते हैं, जिसका मतलब कि साइंटिफिक थ्योरीज का हम फिजिकल वर्ल्ड में अगर यूज कर सकते हैं, अगर वो सच में उपयोगी है, तो बस इतना ही काफी है कि हम उनका यूज करें। उस थ्योरी में जो अननोन, इमेजरेबल, अनऑब्जर्वेबल एंटिटीज हैं, उनकी सच्चाई जानने का प्रयास साइंस की हेल्प से करना एंटी रियलिस्ट उचित नहीं मानते, क्योंकि ऐसे एक नहीं, मैं आपको बहुत से उदाहरण दे सकता हूं जब लोग एक अनऑब्जर्वेबल एंटिटी में विश्वास करते थे कि ये होती है, लेकिन आज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल 1700 में फॉलिक्सटन थ्योरी काफी पॉपुलर थी, जिसके तहत वैज्ञानिक ये मानते थे कि अगर कोई चीज जलाई जाती है या फिर किसी भी तरह से आग के संपर्क में आती है, तो उससे एक स्पेशल सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम था फॉलिक्सटन। लोगों ने इस आइडिया को इतना सीरियसली लिया कि केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरीज और टेक्स्ट बुक्स सब उस पर आधारित हो गए। लेकिन समस्या ये थी कि फॉलिक्सटन कभी ऑब्जर्व नहीं हुआ, सिर्फ उसके होने के अजम्पशन से ही उस पर विश्वास कर लिया गया। फिर लेट 1700s में एंटोनी लावाइजर ने ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने दिखाया कि कॉम्बस्टन में फॉलिक्सटन जैसा कुछ भी नहीं निकलता, बल्कि कॉम्बस्टन तो तब होता है जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो जिस तरह एंटोनियो ने फॉलिक्सटन के बिना कॉम्बस्टन की थ्योरी को सिद्ध कर दिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कल कोई आएगा जो इलेक्ट्रॉन के बिना इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट भी सिद्ध कर देगा, और फिर साइंस के अंधे पुजारी कहते फिरेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन जैसा तो कुछ था ही नहीं। इतिहास साक्षी है कि साइंटिफिक थ्योरीज बदलती आई हैं और आगे भी वो बदल सकती हैं। इसीलिए उन पर आंख मूंद कर भरोसा करना लॉजिकल और रैशनल नहीं, बल्कि एक मूर्ख होने की निशानी है। आज से हजारों साल पहले भी हमारे शास्त्रों में ये बहस चली थी, जो दिखता है क्या वही सच है, क्योंकि सनातन कभी भी आंख मूंद कर किसी भी बात पर विश्वास करने को नहीं कहता। वो प्रश्न करने की, तर्क करने की बात कहता है। हमारे न्याय और वैशेषिक दर्शन भी एटम, टाइम और स्पेस की बात करते हैं, पर वो ये भी कहते हैं कि नॉलेज इज फैलेबल, दोष क्षम। थ्योरीज हमें व्यवहारिक सत्य दिखा सकती हैं, लेकिन परमार्थिक सत्य जो है उस तक कभी पहुंचा नहीं सकती। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।